और काठमांडू और नेपाल के बाकी बड़े शहरों की सड़कों पर बहुत गुस्सा दिख रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया है। जो पहले यूथ के लीड किए हुए प्रदर्शन थे और जिन्हें अब जेन जी प्रोटेस्ट्स कहा जा रहा है, वे अब हिंसक लड़ाइयों में बदल गए हैं, जिसकी वजह से पुराना सोना voorpolders ging sur is naast and busier पूरी तरह से खत्म हो गया है। सरकार जिसे कभी स्टेबिलिटी का पिलर माना जाता था, अब लोगों के दबाव में टूट गई है, क्योंकि लोग अपने आप को ठगा हुआ और अनसुना महसूस कर रहे हैं। ये टर्बुलेंटी इतनी ज़्यादा है कि रिपोर्टों के मुताबिक रविवार से जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं, तब से देश में हुई झड़पों और अराजकता में 30 से ज़्यादा लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। इस बड़े पैमाने पर हुई हिंसा से न सिर्फ लोगों की जान गई है, बल्कि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बहुत नुकसान हुआ है, जो मौजूदा पॉलिटिकल क्लास को पूरी तरह से रिजेक्ट करने का सिंबल है। एक ड्रामेटिक इवेंट में प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, जिन्होंने लंबे समय से कंट्रोल बनाए रखने की इमेज बनाई हुई थी, उन्हें अपना उनके पावर से हटने से प्रदर्शनकारियों को एक बड़ी जीत मिली, लेकिन इससे देश एक खतरनाक पावर वैक्यूम में चला गया। देश अब एक नाजुक मोड़ पर है, अराजकता की कगार पर खड़ा है, क्योंकि अब एक नए स्वीकार्य लीडरशिप की तलाश शुरू हो गई है। मिलिट्री प्रोटेक्शन के अंडर एक सेफ जगह से अब हटाए गए प्रधानमंत्री ओली ने एक रिटेन स्टेटमेंट रिलीज किया। अपने मैसेज में उन्होंने देश में फैली हिंसा पर दुख जताया और शांति और नॉर्मलसी बहाल करने की अपील की। हालांकि उन्होंने अननेम और फॉर यंग प्रदर्शनकारियों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया, एक ऐसा दावा जिससे पब्लिक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनके भाषण में भारत के साथ सेंसिटिव बॉर्डर डिस्प्यूट का भी जिक्र था, जिनमें लिपुलेख, काला पानी और लंकियाधुरा के इलाके शामिल थे, जिसे कई लोगों ने क्राइसिस के पीछे के कोर डोमेस्टिक इश्यूज से एक नेशनलिस्टिक डिफ्लेक्शन के तौर पर देखा। इस सिचुएशन ने नेपाल के अंदर और उसके पड़ोसी देशों में भी बहुत अलार्म पैदा कर दिया है। अब सबसे बड़ी चुनौती एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाने की है, जो लोगों का भरोसा जीत सके और देश को स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सके। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि वे पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों से किसी और लीडर को स्वीकार नहीं करेंगे, जिन्हें वे सालों के करप्शन, मिसमैनेजमेंट और झूठे वादों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को रिजेक्ट करने की वजह से पावर के ट्रेडिशनल सर्कल्स से बाहर के किसी लीडर की तलाश जरूरी हो गई है, कोई ऐसा जिसकी इम्पार्शियलिटी और पब्लिक सर्विस के लिए रेपुटेशन हो। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे से प्रदर्शन शांत नहीं हुए, बल्कि इसने नेपाल के गवर्नेंस में फंडामेंटल चेंज की डिमांड और तेज कर दी। प्रदर्शनकारी, जिन्होंने सरकार को सफलतापूर्वक गिरा दिया है, अब यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रहे हैं कि जो कुछ भी इसकी जगह ले, वह सिर्फ वैसा ही ना हो। उन्होंने किसी और करियर पॉलिटिशियन की कमान संभालने के आइडिया को साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। उनकी कोर डिमांड एक इंटरिम गवर्नमेंट की है, जिसका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति करे जो पॉलिटिकल मैकेनिज्म और पार्टी बेस्ड लॉयल्टी से पूरी तरह से अलग हो, जिसे वे मानते हैं कि दशकों से देश को परेशान कर रहा है। न्यूट्रल टेक्नोक्रेटिक लीडरशिप की यह इच्छा चल रही बातचीत का सेंट्रल थीम बन गई है। प्रोटेस्ट लीडर्स प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल और आर्मी स्टाफ के चीफ के बीच हुई हाई स्टेक डिस्कशंस में एक सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग नाम सामने आया है, सुशीला कार्की। पूर्व चीफ जस्टिस को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट करने का प्रपोजल प्रदर्शनकारियों के बीच काफी पॉपुलर हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक लीडर में जो क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं, उन सबको वे पूरा करती हैं। कार्की का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है और उन्होंने न्याय के प्रति अपनी अटूट कमिटमेंट और अपनी बेदाग ईमानदारी के आधार पर एक मजबूत रेपुटेशन बनाई है।
जिससे वे एक बहुत ही संदेहास्पद पब्लिक की नज़रों में एक अनोखी कैंडिडेट बन गई हैं। उनके नॉमिनेशन के पीछे का लॉजिक आसान लेकिन पावरफुल है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास इम्पार्शियलिटी का प्रूव्ड ट्रैक रिकॉर्ड हो, वही ऑर्डर को बहाल करने और फेयर इलेक्शन के लिए रास्ता तैयार करने की मुश्किल प्रोसेस को ओवरसी कर सकता है। उनका मानना है कि पॉलिटिकल कनेक्शन वाला कोई भी लीडर अपनी पार्टी के इंटरेस्ट्स को देश के ऊपर रखेगा, जिससे क्रोनिज्म और करप्शन का सिलसिला जारी रहेगा। कार्की, जिन्होंने अपना करियर जुडिशरी में बिताया है, उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो पॉलिटिकल झगड़ों से ऊपर है। उनका नाम अतीत से क्लीन ब्रेक और देश के पॉलिटिकल कंपास को रीसेट करने का एक जेन्युइन अवसर रिप्रेजेंट करता है। एक नॉन पॉलिटिकल लीडर की यह तलाश नेपाली लोगों और उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच डिस्कनेक्ट की गहराई को उजागर करती है। ये क्राइसिस सिर्फ एक लीडर या एक पार्टी के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे सिस्टम को पूरी तरह से रिजेक्ट करना है जिसे टूटा हुआ और खुद गर्ज माना जाता है। इसलिए सुशीला कार्की का प्रपोजल सिर्फ एक पॉलिटिकल डाउन से कहीं ज्यादा है। यह एक सिंबॉलिक जेस्चर है। यह एक सामूहिक इच्छा को दर्शाता है कि सरकार पावर और पैट्रोनेज पर नहीं बल्कि निष्पक्षता, न्याय और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित हो, ऐसे गुण जिन्हें पब्लिक अब पूर्व चीफ जस्टिस से जोड़ रही है। सुशीला कार्की एक ऐसा नाम है जो नेपाल में सम्मान और प्रशंसा के साथ गूंजता है। इससे बहुत पहले कि उन्हें एक संभावित अंतरिम लीडर के रूप में प्रस्तावित किया गया था। उन्हें पॉलिटिकल एबिलिटी के लिए नहीं बल्कि देश की जुडिशियरी के भीतर उनके विशिष्ट और अग्रणी करियर के लिए सराहा जाता है। कार्की के नाम पर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली और एकमात्र महिला चीफ जस्टिस के रूप में काम करने का ऐतिहासिक गौरव है। ये उपलब्धि ही उन्हें एक प्रेरणादायक शख्सियत बनाती है, लेकिन यह उनके पद पर रहते हुए उनका आचरण है जिसने उनकी विरासत को सही मायने में मजबूत किया। लॉबी सिस्टम में उनका सफर एक मजबूत इंडिपेंडेंस और कानून के शासन के प्रति अटूट समर्पण से भरा रहा है। कानून और पॉलिटिकल साइंस में शिक्षित कार्की का करियर उनकी इंटेलेक्चुअल कठोरता और प्रोफेशनल कमिटमेंट का प्रमाण है। उन्होंने जुडिशरी के रैंक में मेरिट के आधार पर तरक्की की और एक तेज, निष्पक्ष और बेईमान जज के रूप में अपनी पहचान बनाई। चीफ जस्टिस के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों की अध्यक्षता की और बोल्ड फैसले सुनाने से कभी नहीं डरी, भले ही उन्होंने शक्तिशाली पॉलिटिकल और बिजनेस इंटरेस्ट्स को चुनौती दी हो। उनकी लीडरशिप करप्शन के खिलाफ एक साहसिक और समझौताहीन रुख से परिभाषित हुई थी, या एक ऐसा गुण जिसने उन्हें कई आम नेपालियों के लिए एक लोकनायक बना दिया है, जो सिस्टमैटिक करप्शन के खिलाफ खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं। उनके करियर के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक बता जब उन्हें सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा उनके खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। इस कदम को व्यापक रूप से एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड हमला माना गया था, उनके करप्शन विरोधी फैसलों के लिए प्रतिशोध का एक कार्य जिसमें शक्तिशाली हस्तियां शामिल थीं। पीछे हटने के बजाय कार्की अपने स्टैंड पर अड़ी रहीं और व्यापक पब्लिक आउटक्राई और लीगल बॉडीज की निंदा के बाद प्रस्ताव अंततः वापस ले लिया गया। इस घटना ने न्यायिक स्वतंत्रता की एक निडर रक्षक और एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में उनकी इमेज को मजबूत किया, जिसे डराया या खरीदा नहीं जा सकता था। ईमानदारी का ये इतिहास ही वह कारण है कि उनका नाम मौजूदा अराजकता के बीच आशा की एक किरण के रूप में उभरा है। उनके जीवन का काम पर्सनल या पॉलिटिकल लाभ पर न्याय को लगातार प्राथमिकता देने का प्रदर्शन करता है। वह एक पॉलिटिशियन नहीं है, वह एक जूरिस्ट हैं जिन्होंने अपना जीवन संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए समर्पित किया है। एक ऐसे देश के लिए जो एक ऐसे लीडर की तलाश में है जिस पर वे भरोसा कर सकें। सुशीला कार्की का पर्सनल
और प्रोफेशनल इतिहास, एक प्रिंसिपल लीडरशिप कैसी दिखती है, इसका एक मजबूत और आश्वस्त करने वाला उदाहरण पेश करता है, जिससे वह इस अशांत दौर में देश का मार्गदर्शन करने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बन जाती है। सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री के रोल के लिए सूटेबल होना उनके इंप्रेसिव रेज्यूमे से कहीं ज्यादा है। यह इस बात में निहित है कि राष्ट्रीय संकट के इस पल में वह नेपाली लोगों के लिए क्या सिंबलाइज करती हैं। उनकी पॉलिटिकल बैगेज की पूरी कमी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कैसे लैंडस्केप में जहां हर पॉलिटिकल पर्सन को शक की नजर से देखा जाता है, कार्की का नॉन पार्टिसन बैकग्राउंड उन्हें एक यूनिफाइंग फिगर बनाता है। प्रदर्शनकारी और आम पब्लिक का एक बड़ा हिस्सा उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो पार्टी एजेंडा के बजाय नेशन की सेवा करेंगे। न्यूट्रलिटी की यह परसेप्शन किसी भी अंतरिम लीडर के लिए जरूरी है जो सड़कों को शांत करने और राष्ट्रीय हीलिंग की प्रोसेस शुरू करने की उम्मीद करता है। इसके अलावा कार्की की संवैधानिक कानून और गवर्नेंस की गहरी समझ जो दशकों से जुडिशरी में रही है, एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए जरूरी प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है। एक अंतरिम सरकार के लिए तुरंत के काम पब्लिक ऑर्डर बहाल करना, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के काम को जारी रखना और सबसे महत्वपूर्ण फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना होगा। चीफ जस्टिस के रूप में उनका एक्सपीरियंस उन्हें इम्पार्शियलिटी और लीगल और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का सख्ती से पालन करते हुए इन प्रोसेसेस को ओवरसी करने के स्किल से लैस करता है, जिससे पावर का एक लेजिटिमेट ट्रांजिशन सुनिश्चित होता है जिस पर पब्लिक भरोसा कर सकती है। नेपाल में संकट को उसके शक्तिशाली पड़ोसी खासकर भारत और चीन भी करीब से देख रहे हैं। नेपाल में लंबे समय तक अस्थिरता के रीजन के लिए महत्वपूर्ण भू राजनीतिक इम्प्लीकेशंस हैं। भारत जैसे पड़ोसी देशों के लिए, जिसने पहले ही अपने नागरिकों को निकालने की योजना शुरू कर दी है, काठमांडू में एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल सरकार इंपॉर्टेंस का मामला है। कार्की की अपॉइंटमेंट को इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा अनुकूल रूप से देखा जाएगा क्योंकि यह डेमोक्रेटिक आर्डर और कानून के शासन को बहाल करने के लिए एक सीरियस कमिटमेंट का संकेत देगा, जिससे टेक सपोर्ट और सहायता मिल सकती है। निष्कर्ष में नेपाल एक कगार पर खड़ा है। आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो सम्मान हासिल कर सके, विश्वास जगा सके और अटूट निष्पक्षता के साथ काम कर सके। पुरानी पॉलिटिकल क्लास ने अपनी लेजिटिमेसी खो दी है और देश टूटे हुए वादों के एक और सर्कल को अफोर्ड नहीं कर सकता। सुशीला कार्की अपनी प्रूव्ड इंटीग्रिटी, जुडिशियल टेम्परामेंट और नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ नेपाल को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए सबसे विश्वसनीय विकल्प हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति सिर्फ एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं होगी, ये एक शक्तिशाली स्टेटमेंट होगा कि नेशन का फ्यूचर न्याय, निष्पक्षता और अटूट इंटीग्रिटी की नींव पर बनेगा।